हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 से आगे शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे देखिए। ये इसका फर्स्ट टर्म है, इसमें 4 दशमलव स्थान ये हैं, 2 ये टोटल 6 है, जबकि डिनोमिनेटर में ये 1 और 1 2 4 6, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दशमलव स्थानों की संख्या समान है, तो हम दशमलव को छोड़ सकते हैं। अगर दशमलव को छोड़ते हैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए। ये आपका 292 है, ये 365 है, 73 से कटेगा ये 4 बार और ये कटेगा 5 बार। 29 इंटू 7, ये देखिए दोनों गुणा होकर 203 से कट जाएगा। तो इस पहले पद का मान आपके पास आ गया 4/5। डिवाइड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। तो आप पहले तो जोड़िए, 12 और 8 20, पॉइंट 12 24, यानी हो गया 20.24 इंटू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 12 में से 12 वैसे 0 हो गया, और 12 में से 8 कम करेंगे तो ये 4 बच गया आपका। डिनोमिनेटर को देखिए, आप 0.25 कॉमन ले सकते हैं इसमें और इसमें से, तो 0.25 जब कॉमन आ गया तो क्योंकि यहां 0.25 और बचेगा, और यहां 19.99 जिसमें 0.25 जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 20.24। और अब आगे कैलकुलेट कर दी, देखिए 20.24 20.24 तो कैंसिल, 0.25 1/4 हो गया ना, 4 इससे गुणा हो गया, यानी कहने का मतलब ये हो गया 16। आपके पास आंसर आ गया 4/5। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 1/16, ये से 4 बार कर गया कट गया, ये हो गया 1/20, यानी 1 को डिवाइड करिए 20 से तो आपके पास आएगा 0.05। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 0.05। इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में अब आप फॉर्मूला यूज करके एक स्टेप ये लिखते हो कि एक बार हमें a प्लस बी करना है, a माइनस बी करना है, या फिर इसमें कॉमन लेकर फिर इसको, तो फिर ये चीजें लेंदी होती चलती हैं। आपको जो भी करना है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड करिए, 12 8 20, 0.12 और 0.12 24, तो 20.24 डायरेक्ट हो लिखिए आप। फिर दूसरा फैक्टर होता है ए माइनस बी, तो घटा कर डायरेक्ट लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि इन चीजों को आप लिखेंगे, वहां न तो आपके पास ना जगह होती है और नहीं आपको इतना टाइम मिलता है कि आप हर चीज को लिखकर इनको सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है किसी लंब प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला नियमित षटभुज है, यानी एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी प्रत्येक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि इसकी हाइट इतनी है, वॉल्यूम बताओ। तो आपको पता ही है कि किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब बेस एरिया क्या है, अब इस प्रिज्म का बेस आपका रेगुलर हेक्सागन है जिसका एरिया होता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, और हाइट आपको अलग से दे रखी है 12√3। बस इसको सोल्व करना है। ये आपका इससे कैंसिल हो ही रहा है, 2 को तो हटाओ और यहां पर कितना कर लीजिए 6, और अब जो बचा इन सबको मल्टीप्लाई करना है। √3 और √3 आपका 3 हो जाएगा, ये 25 इंटू 6 150, 150 तो ये हो गया 450। अब आप 450 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से,
तो आपके पास आएगा 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1350। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 150, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 450 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो डायरेक्ट इसका वॉल्यूम लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है कि 5,500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कितनी अवधि के बाद होगा? हर 8 महीने बाद। ठीक, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 साल का। 2 साल का मतलब 24 महीने का। 24 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट होगा हर 8 महीने बाद। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि 24 महीने में 8 महीने की कितनी अवधियां हुई? 3 अवधियां हो गई। आठ माह की 3 अवधियां, 8 माह और ये 24 महीने हो गए, पूरे 2 साल हो गए। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15% पर एनम। यानी ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये आपकी 12 महीने की है, 1 वर्ष की है। तो 8 महीने की रेट क्या हुई? जैसे 12 महीने का ये 2/3 होता है, तो इसका 2/3 कर दो 10%। और जो समझ नहीं पाए वो ऐसे देखें कि 12 मंथ की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो फिर 8 मंथ की रेट क्या हुई? इकाई नियम यूज करिए, 15/12 और इंटू 8, कितना हो गया? 10%। यानी 10% ब्याज यहां मिलेगा, 10% ब्याज यहां मिलेगा, 10% ब्याज यहां मिलेगा। 2 वर्ष का मतलब 24 महीने, 8 महीने की 3 अवधियां हो गई। और 8 महीने की रेट क्या हुई? इस तरीके से देखिए, 12 महीने में 15% ब्याज मिलेगा, तो 8 महीने में मिलेगा 10%। जस्ट इकाई नियम यूज करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, पहले भी क्लास में कई बार बताया है कि जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 3 अवधियों का ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो 33.1% होता है। 2 अवधियों का ब्याज होता है 21%, 4 अवधियों का ब्याज होता है 46.41%। तो अगर वो चीज आपको याद है तो उसको काम में लें। भाई 3 टर्म्स हो गई, ये 8 महीने की 3 अवधियां हो गई और प्रत्येक अवधि में रेट 10 है। अगर रेट 10 है तो 3 अवधियों का ब्याज होता है 33.1%। तो आप डायरेक्ट इसका 33.1% ज्ञात कर लीजिए। ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 5,500 और इसका ज्ञात कर लीजिए 33.1%। मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये तो सब कैंसिल हो गया, 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 हो गया, 165 और 5 170 हो गया, 17 165 17 182, यानी 120.50 रुपए ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये इसका आंसर है। पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन समझ लेने के बाद में आपको काफी बार क्लासेज में इस चीज को क्लियर किया है मैंने कि 10% अगर 3 अवधियों का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 33.1 होता है। अगर 2 अवधियां होती तो 21% होता। अगर ये 4 टर्म्स होती, 4 अवधियां होती, तो ये आपका होता 46.41%। ये तो रही इसको याद रखने की बात है, लेकिन इसके अलावा मैंने एक तरीका और बताया था आपको, अक्सर क्लास में इसका जिक्र मैं करता हूं। तरीका एक ये बताया था
कि कितने टर्म्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, 3 का। तो आप याद रखिए 331। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5500 और रेट कितनी 10%। ठीक, तो इसका 10% हुआ 550। ये तो आपको भी पता है 5500 का 10% ही, इसका 10% 55 और इसका 10% 5.5, यानी 5500 का 10% 550, इसका 10% ये, इसका 10% ये। अगर रेट अलग है तो भी काम करेगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि पहली अवधि में रेट 10 है, दूसरी अवधि में रेट 15 है, तीसरी में 20, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग चल लेंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये देखिए CI कितना हुआ, कैलकुलेट करो आप। इसका 3 गुणा 1650 मल्टीप्लाई करके ऐड करना और कुछ नहीं करना। ये आपका 165 हो गया और ये आपका 5.5 हो गया। यानी इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, इनको, और ऐड करेंगे तो आपके पास वही आएगा 1820.5। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। इसका 10% ये होगा, इसका 10% ये होगा, इसका 10% ये होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें। अगला क्वेश्चन आपके पास, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों शीर्ष किसी सर्किल पे स्थित होते हैं या फिर जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BDAC डायगोनल्स एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करते हैं यदि एंगल BEC 128 है, एंगल ECD आपका है 25, एंगल BEC का मेजरमेंट क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले तो जैसे कोई भी सर्किल ले लो और इस पे 4 पॉइंट ले लीजिए आप, तो A, B, C और D। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करता है तो आप हमेशा सर्किल की परिधि पर 4 बिंदु ले लो। इससे क्या है, चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज तो आप यूज कर ही सकते हैं, सर्किल की प्रॉपर्टीज साथ में अगर कोई ध्यान नहीं हो तो सर्किल में होने के कारण वो चीजें ध्यान आ जाती। तो इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका ये कह रहा है कि इसके डायगोनल्स BD और AC E पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए, इसको इसने कहा है पॉइंट E। ये कह रहा है एंगल BEC 128, ये 128 डिग्री, और एंगल ECD यानी ये एंगल, ये आपका है 25 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल BAC बताओ, यानी आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है। पहले तो आप ये बताओ कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये आपका 25 डिग्री होगा, ये आपका 25 डिग्री होगा। किसी चाप द्वारा, सर्किल की किसी चाप द्वारा इसकी परिधि पर अगर एंगल बनाए जाते तो हमेशा बराबर होते हैं, चाहे ये एंगल इधर बना, देखिए आपका AD आर्क है और ये एक एंगल तो यहां बनाता है, एक एंगल यहां, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो 25। तो फिर तो ये एंगल पता चल ही गया। देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, इन दोनों एंगल्स का सम इसके बराबर होगा, तो स्वाभाविक है कि ये एंगल 103 डिग्री का होना चाहिए। 103 का होगा तो 103 + 25 = 128। किसी ट्रायंगल में किसी शीर्ष पर बना एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, अर्थात ये जो एंगल है ना, ये इन दोनों का एंगल्स का सम है। तो जब ये 120 है तो ये 25 है, तो निश्चित तौर पर 103 डिग्री का है, क्योंकि इन दोनों का योग ये हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए, आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि साइन 3a इज इक्वल टू कोस a प्लस 10, 3a एक्यूट एंगल है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या है। ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब साइन इज इक्वल टू कोस दिया है ना, तो इन एंगल्स का योग 90 होना जरूरी है। साइन इज इक्वल टू कोस हो, टेन इज इक्वल टू कोट हो, सेक इज इक्वल टू कोसेक हो, यह तभी संभव है जब इन दोनों एंगल्स का योग 90 हो। तो अगर हम ये कंडीशन लगा दें तो हमारे पास एंगल ए आ जाएगा, और ए एंगल को हम यहां और यहां रखकर और इसको सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका 3a और ये है a प्लस 10, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए 4a इज इक्वल टू 80 डिग्री, आप कह सकते हैं a का मान कितना है, 20 डिग्री है। अब ये वैल्यूज उसमें रखो और आंसर बताओ। देखिए ये आपका क्या है, 2 कोसेक, अब a का मान 20 है और ये 3a है, तो 60 बटे 2 30, ये हो गया 2 कोसेक 30 डिग्री प्लस 6 साइन स्क्वायर 3a, a की वैल्यू 20, तो 3a की वैल्यू हो गई 60, तो ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो गया, प्लस ये 3/2 और 10 स्क्वायर, a का मान फिर से हुई, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ये देखिए a की वैल्यू जो आपने यहां कैलकुलेट करी है वो इसमें रख दीजिए और अब इसको सोल्व कर दीजिए। ये आपको पता ही है, ये 2 इंटू 2 हो गया, ये हो गया 6 इंटू रूट 3/2, तो 3/4 हो गया, प्लस और 3/2 और ये आपका 3 हो गया। एलसीएम 4 ले लीजिए, तो ये तो 16 हो गया। ये माइनस का साइन है, ये जरूर मिस्टेक नहीं करें। ये तो आपका 4 हो गया और ये आपका 18 हो गया और ये आपका हो गया -18। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ये देखिए आप, सबसे पहले एंगल ए कैलकुलेट करो। इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ए की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 20 है। ये 30 यहां 20 यहां रखोगे तो 60 बटे 2 30, 30 का मान हुआ 2। ऐसे यहां पर ये 60 डिग्री होगा, 3/4 होगा 6 और माइनस 3/2 और ये 10 60 का मान फिर से आपका वही होता है √3, तो स्क्वायर में 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये तो 16 हो गया, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, और इस प्रकार से 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है देखिए, किसी राइट पिरामिड का बेस 10 सेंटीमीटर भुजा वाला स्क्वायर है। यानी अब ये बात पिरामिड की कर रहा है कि एक पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी 10 ही है। बताइए इसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी पिरामिड का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर और इंटू स्लैंट हाइट। यह होता है किसी भी पिरामिड का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। अब आप देखिए 1/2 बेस पेरीमीटर, तो इसका बेस
एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 है, तो परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, ये हो गया 40। अब स्लेंट हाइट और कैलकुलेट करो, तो स्लेंट हाइट को देखिए इस तरीके से कैलकुलेट करो। ये आपका स्क्वायर है जो पिरामिड का बेस है, और ये आपका पिरामिड हो गया। ठीक, इसके स्लेंट हाइट कैसे कैलकुलेट करें? इसके स्लेंट हाइट कैलकुलेट करने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये हाइट इस आपको दी है 10, और ये 10 सेंटीमीटर वर्ग की प्रत्येक भुजा है, तो ये हो गई 5। और अब आप ये देखिए, ये स्लेंट हाइट, ये जो भुजा है ना, इसका मिड पॉइंट पर मिलेगी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें एल का मान क्या होगा? इसमें एल का मान होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 100 प्लस 25 125, और इसका अंडर रूट 125, जिसको आप कह सकते हो 5√5। ये स्लेंट हाइट है, तो ये स्लेंट हाइट आप यहां यूज कर दीजिए 5√5। और अब आंसर लीजिए 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100√5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका लेटरल फेसेस का एरिया हो गया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 100√5। यानी पहली बात तो ये फॉर्मूला पता हो, बेस पेरीमीटर डाइट पता चल रहा है कि बेस इसका एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक साइड 10 है, तो परिमाप इसका 40 हो गया। ये तो ये 40 इस प्रकार से हो गया, और एल स्लेंट हाइट आप इस प्रकार से कैलकुलेट करिए। ये जो स्क्वायर है इसकी प्रत्येक भुजा का आधा, ये 5 हो जाएगा, हाइट ये 10 बता रहा है। पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी है और स्लेंट हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। वो स्लेंट हाइट आप यहां यूज करके इसको आगे सोल्व कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 53। किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से 3 ज्यादा है। जब न्यूमरेटर में 5 ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर में से 2 सेपरेट किया जाता है, तो भिन्न 8/3 हो जाती है। जब मूल भिन्न को 5 से 1/2 से विभाजित किया जाता है, तो बताइए प्राप्त भिन्न क्या है? इसने एक बात कही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 ज्यादा। तो एक तो आप ये कह सकते हो, जैसे डिनोमिनेटर आपका x है तो ये x+3 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 से ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि इसमें 5 जोड़ो, तो अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो x+8 हो गया, इसमें से 2 घटाओ तो ये x-2 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि हमें क्या प्राप्त होगा? 8/3। 8/3, इससे हमारा x आ जाएगा, और x आते ये फ्रैक्शन पता चल जाएगी ये फ्रैक्शन क्या है एक्चुअल में। और फिर ये फ्रैक्शन जब पता चल गई, उसको इसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आना है। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए छोटा सा सॉल्यूशन, को खास नहीं है। ये हो गया 8x - 16 इज इक्वल टू 3x + 24। ये 5x बराबर 40 है, x बराबर 8 आ गया। तो पहले तो ये फ्रैक्शन देखो, ये आपकी भिन्न एक्चुअल में x का मान 8 है, तो 11/3 है, 11/8 है। अब इसको इससे डिवाइड करो। किससे डिवाइड करना है? 11/2 से। और बताओ क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? इसका आंसर हो गया कि 11/8 को डिवाइड करो 11/2 से, तो मल्टीप्लाई करो 2/11 से, यानी 1/4 इसका आंसर है। 1/4 पहला ऑप्शन आंसर। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसा जैसा ये कह रहा है, देखिए कई बार तो इस फ्रैक्शन का डायरेक्ट आइडिया लग जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए आप इस चीज को देखिए। इसने कहा कि ये इससे 3 ज्यादा है, x+3 इससे x से 3 ज्यादा है। अब इसमें 5 जोड़िए, इसमें से 2 घटाओ तो 8/3 आएगा। इससे हमारा x आ जाएगा। x आती फ्रैक्शन, आगे फ्रैक्शन को से डिवाइड करके आंसर बता दीजिए।
अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 54। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को एक एक स्टेप को अगर सोल्व करोगे तो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है और हमें पेपर पे काफी वर्क करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करिए कि इजी वे में सोल्व हो जाए और ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना पड़े। कैसे, देखिए, बोर्ड मास का नियम जानते हैं आप, ये ऑफ है, ये मल्टीप्लाई है, ऑफ पहले सोल्व होगा। अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखो ये आपका 10 और 14/5 है। 14/5 हुआ ना, 7 से कट गया तो 8/5 हो गया। ये 8/5 है, ये लीजिए, ये 8/5 है और ये 5/3 है, तो ये 8/3 हो गया। ये लिए मुख जुबानी कर लो इसको, इसका मान 8/3 है। थोड़ी कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे में बता पाओगे। माइनस, अब इसको सोल्व करना, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचा, 1/2 में से 1/6 घटाओगे 1/3 बचा, तो 1 + 1/3 4/3 हो गया। ये लीजिए, इस पूरे ब्रैकेट का मान आ गया यहां से लेकर यहां तक। और इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है, देखिए इन दोनों में से पहले ये सोल्व होना है, तो ये तो आपका 16/5 लिख लो, ठीक। और इसको आप सोल्व करो। सोल्व कैसे करोगे? ये देखिए आपका 8 1 9/2 है, ये आपका 9/2 है और ये मल्टीप्लाई होगा, ये 16/3 है। ध्यान रहे, कंप्लीट मल्टीप्लाई होना जरूरी है। कहीं इसको कंप्लीट सोल्व करने से पहले इसको सोल्व कर दिया, गलत हो जाएगा। और अब आप देखो, ये आपका 4/3 बचा, 4/3। अब ये क्या बचा? ये आपका बचा 16/5 और इसको सोल्व कर दीजिए यहीं पर। ये देखिए, इससे कटेगा ये 3 बार और इससे कटेगा ये 8 बार, 8 × 24, तो 1/24 लिखोगे आप। जो कटे उनको काटिए आप पहले। ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, 2/15, तो 4/3 और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और ये 2/15 है, तो ये 15/2 आ जाएगा। अब आप देख लो कितना हुआ, 60 6 10 हो गया। ये इसका आंसर। मुख जुबानी जितना हो सके कोशिश करिए सोल्व करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 4/7 तो दिख ही रहा है ना, और ये 14/5 है, 14/5, 7 से कट गया 2, 8/5, ये 8/5 और ये 5/3, 8/5, 5/3, 5 से 5 कट गया, 8/3 बच गया। और ये 3 में से 2 घटाओगे 1 और 1/2 में से 1/6, तो ये बच गया 2/6 ने 1/3, ये कम करोगे तो 1/3 और बच गया, तो 1 + 1/3 4/3, इस तरीके से हो गया। इसको सोल्व कर लिया और इसको भी आप चाहो तो देखिए, ये आपका 9/2 हो रहा है और ये आपका हो रहा है 16/3। और ये यहीं से डायरेक्ट लिख दीजिए, 8 हुआ 3, 8 × 24, ये डायरेक्ट लिखिए चीज 24, 1/24। 1/24 जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे यहां 24 हो जाएगा, 1/24 सोल्व कर। अगला क्वेश्चन आपके पास 55। दो लंबवतीय बेलनों की त्रिज्याओं का रेशियो ये है, आयतनों का रेशियो ये, इनकी हाइट का रेशियो बताइए। तो ये हाइट का रेशियो तो डाइट ही आ जाएगा। आप तो ये बताओ, वॉल्यूम का रेशियो 27/16 है ना, 27/16 वॉल्यूम का। इसमें r² का भाग दे दो, r 3 है तो 9 का भाग दे दो, 2 है तो 4 का भाग दे दो। ये हाइट का रेशियो आ गया। क्या रेशियो आ गया? 3:4। ये इसका आंसर। आप ये बताइए, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है, πr²h, ठीक। रेशियो की बात करें तो ये कांस्टेंट है, इसको ध्यान मत रखो।
क्योंकि रेशियो में पाई से पाई कट जाएगा। वो वॉल्यूम का रेशियो बताओगे, इसमें पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसमें पाई होगा तो पाई से पाई कैंसिल। कहने का मतलब वॉल्यूम बराबर आर स्क्वायर और एच। अगर आप वॉल्यूम के अनुपात में इसका भाग दोगे रेडियस के स्क्वायर का तो हाइट आएगी, और अगर हाइट का भाग दोगे तो रेडियस स्क्वायर का रेशियो आएगा। ये डायरेक्ट चीजें हैं। वॉल्यूम के अनुपात में रेडियस के स्क्वायर का जब भाग दोगे तो हाइट का रेशियो आएगा। तो आपने यही किया है कि ये वॉल्यूम का रेशियो है 27/16 और इनके स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, आर स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, किसका रेशियो आ गया? एच का। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। अब अगर आपको एच का रेशियो दे दिया गया होता तो एच का भाग दे देते, एच का भाग देते तो यहां पर आपका इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे, वॉल्यूम का रेशियो है 27 और 16 और हाइट का रेशियो है 3 और 4, 3 और 4। अब रेडियस का रेशियो बताओ, तो आप यहां 3 का भाग दें, यहां 4 का भाग दें, ये आर स्क्वायर आ गया जिसका रूट भी याद करना पड़ेगा। तो रेडियस का रेशियो अपने आप आ जाएगा। ये आपके पास देखिए 3 का भाग देंगे 9, तो ये 3 और ये 16/4, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से ये आपका शंकु हो या बेलन हो, दोनों में इजी में काम करेगा। इस चीज को आप हमेशा यूज करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से अगर डिवाइड करें तो प्रत्येक मामले में रिमाइंडर जो है y प्राप्त होता है। यदि इन 3 नंबर्स को किसी बड़ी से बड़ी नंबर x से डिवाइड करें तो समान रिमाइंडर y प्राप्त होगा। तो बताओ x माइनस वाई क्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहले x के बारे में सोचो। वो लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करने पर समान शेषफल देता है वो नंबर होता है इनके डिफरेंसेस का HCF। पता होना चाहिए, बुकलेट में बता रखे हैं क्वेश्चन। x क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस देखो, देखिए यह आपका 38 + 34 72। इन दोनों का डिफरेंस देखो, देखिए तो ये हो जाएगा 32 + 48। और फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, तो ये 120। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपका हो जाएगा 24। ये x का मान आ गया। लो सर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे अगर इनको डिवाइड किया जाए समान शेषफल बचे, तो ये नंबर क्या है? ये नंबर है इनके डिफरेंसेस का HCF यानी 24। y क्या है? y ज्ञात होगा, इसका भाग इनमें से किसी में भी दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वो y है। ये तो कहा इसने कि जब x से डिवाइड करते हैं, x आपका ये आ गया 24, x से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक मामले में रिमाइंडर y बचता है। तो आप इसमें दीजिए अब 24 का भाग, 24 का भाग देंगे तो 24 तो 96 हो गया, 102, 96 6 आ गया, रिमाइंडर 6। अब इस 24 का भाग चाहे इसमें दें, चाहे आप 1134 में, चाहे 1182 में 6 ही आएगा, क्योंकि इसने खुद ने कहा है प्रत्येक मामले में रिमाइंडर सेम आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका x हो गया 24, y हो गया 6। अब बता दीजिए x माइनस वाई क्या है? तो x माइनस वाई का मान 24 - 6 यानी 18। ये इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चीजें सारी वही हैं, इनको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहले x के बारे में समझना पड़ेगा, x क्या है? x वो लार्जेस्ट नंबर है जो जिससे इन तीनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम प्राप्त होता है।
तो ये नंबर, ये लार्जेस्ट नंबर जिससे इनको डिवाइड करने पर समान रिमाइंडर आए, ये नंबर इनका डिफरेंसेज का एचसीएफ हो। तो डिफरेंस आप कैलकुलेट करो, 1134 में से 1062 कम करो तो 72 इसे 48 हो रही, इनका एचसीएफ तो दिख रहा है 24 होगा, तो ये तो x 24 हो गया। अब किसी एक नंबर को 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अच्छा आएगा, तो x माइनस वाई कितना हुआ, 18 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 8 रुपए ज्यादा में बेचती तो 30% लाभ होता। यानी पहले इसको 20% लाभ हो रहा था और सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ाया तो 30% लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब 10% एक्सेस लाभ हो गया, 10%। ये लीजिए, बड़ा सिंपल है। पहले प्रॉफिट 20 था, सेलिंग प्राइस 8 रुपए बढ़ाओगे तो लाभ 30 हो जाएगा, तो प्रॉफिट में वेरिएशन 10% का आया। ये 10% 8 रुपए के बराबर है, तो 10% बराबर 8, तो 100% बराबर 80। ये लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस आ गया प्रत्येक वस्तु का। अब ये कह रहा है 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 16 से गुणा कर दो तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, इसलिए रिक्वायर्ड सीपी हो गया 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 80 के हिसाब से देख लो, 16 8 128 0 1280 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आंसर 1280 रुपए। ये 20 है, वो 30 है, 10 बराबर 8 है, 100 बराबर 80 है, 80 इंटू 16 आ गया 1280 रुपए, 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 58। रेकरिंग डेसिमल्स का क्वेश्चन है। रेकरिंग डेसिमल्स को आपको सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर इनमें कन्वर्ट करेंगे तो इजी में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले इसने कहा 2.4 पर बार, जिसका मतलब है 2 से ही 4/9। इसका मतलब है 2 सही 4/9, 2 सही 4/9 कितना हुआ 22/9। ये लीजिए, ये 22/9 है। देखो 6/9, 6/9 का मतलब 2/3, और ये इंटू 3 है। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 16 में से 1 घटाओगे 15/90, 1/6 है ये 1/6। ये लीजिए, ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व हो गया। पहला ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व हो गया। ये आपका 22/9 है, ये 6/9 यानी 2/3 है, ये 3 एज इट इज है, और ये मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। तो 16 में से 1 माइनस करोगे 15 और 19 हो जाएगा, 10 90, तो 15/90 तो 1/6। ये तो एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा इसको भी सोल्व कर लीजिए इससे ही। 27/99 हो गया, 27/9 से काट दो 3/11 हो गया, 3/11 डायरेक्ट लिख दो। 83 में से 8 करो 75/90 हो गया, 75/90 15 से काटिए 5/6 हो गया, ये 5/6 हो गया। और ये डिवीजन में वही 15/90 1/6, तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिख देता हूं मैं। ये लीजिए, बस ये एक लाइन लिखिए, अब आगे आंसर लिख दो इसका। कैसे लिखोगे देखिए,
कटे उनको तो काट दो, ये कट ही रहा है और ये भी कहने के कट जाएगा। देखो आप, ये 6 कट गया, इससे कट गया ये 2 बार, बाकी तो सब मल्टीप्लाई करना, अदर कोई साइन है नहीं इसमें। और 2 और 3 और 6 ये भी कैंसिल हो गया, 10/9 बचा हुआ है। 2 ये बचा हुआ, 5 ये और ये बचा हुआ है 9। और अब जब इसमें इसका भाग दोगे ना तो 1 पॉइंट 1 1 1 ये आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1.1 और 1 पर बार, यानी इसका 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोशिश करो ये चीजें डायरेक्ट लिखी जाएं, डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा इजी वे में सोल्व हो जाएगा, नहीं तो हर स्टेप को एक बार लिखेंगे फिर एक स्टेप लिखेंगे तब जाके ये चीजें आएंगी। आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो ताकि सिर्फ ये काटना पीटना से इससे इजी में सोल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज्यादा है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x तक पहुंचने में क्रमशः p घंटे और 7 से 1/5 घंटे लगते हैं। बताओ p की वैल्यू क्या है। अगर आपको याद हो तो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 अपॉन t1। ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज्यादा है, 20% मतलब 1/5, अर्थात बी की स्पीड अगर 5 है तो इसकी स्पीड 6। ये लीजिए v1 v2 दोनों एक साथ आ गए। भाई इसने क्या कहा, इसको देखो आप, ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज्यादा, 20% ज्यादा का मतलब 1/5, अर्थात बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड 1 ज्यादा यानी 6 होगी। ये लीजिए, ए की स्पीड 6, बी की स्पीड 5। अब अंडर रूट T2 आपका ये है 36/5 और T1 आपका P घंटे, ये P। बस इसको सोल्व करना, कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा 36/25 स्क्वायर करने पर, जबकि ये होगा 36 बट्टे और ये 5 इससे गुणा आ जाएगा 5P। आ गया P का मान 5 दिख रहा है। 36 से 36 काट दो, 5 से कट गया 5 बार, तो P का मान 5 घंटे आ गया, 5 आ जाएगा, 5 घंटे। ये इसका आंसर। छत्तीस से 36 कट गया, 5 से 25 से कट गया 5 बार, तो P का मान ये 5 ही आ गया, 5। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन को भी ढंग से समझ लें आप। ए और बी, ए यहां से रवाना होगा और बी यहां से रवाना होगा। ये स्थान x है और ये स्थान y है। ये कहा है ना, ए यहां से रवाना होगा x से और b y से रवाना होगा। एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करेंगे। अब ये कह रहा है रास्ते में ये कहीं ना कहीं मिलेंगे और यहां इस मीटिंग पॉइंट के आगे ए को कितना टाइम लग जाएगा ये बताया इसने, P घंटे। यहां से आगे P घंटे और इस B को यहां मीटिंग पॉइंट से आगे लग जाएगा 36/5 घंटे, 36/5 घंटे। अब बताओ स्पीड का रेशियो क्या, क्वेश्चन अक्सर ये हुआ करता है। तो इसमें ये आपका T1 और ये T2 ये पुट करके आंसर ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें T1 T2 में T1 नहीं दिया आपको, सॉरी T1 नहीं दिया और V1 V2 एक्चुअल ने देकर आपको परसेंटेज में दे दिए, तो कोई बात नहीं, वो तो परसेंटेज है तो इस रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 59। अगला क्वेश्चन आपके पास
ये कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है a प्लस बी रूट टू। बताओ इसकी वैल्यू क्या है। भैया a और b कैलकुलेट करना पड़ेगा और बड़ा आसानी से कैलकुलेट होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इसका रेशनलाइजेशन करो, जो हो जाएगा 4 प्लस रूट 8 अपॉन 8। ये देखो आप इसका रेशनलाइजेशन किया, माइनस से प्लस हो गया, 16 में से 8 कम करोगे 8 हो गया। और इसका एक फॉर्मूला होता है 4 इन दोनों का गुणा 2 रूट 2 और इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 1। दैट फॉर्मूला है आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का मान होता है 4 रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये तो आ गया आपका 4ab और ये a माइनस बी यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 9, इसका हुआ 8, 9 माइनस 8 1। ये फॉर्मूला होता है जिसको आपने यूज किया है a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी माइनस रूट a माइनस रूट बी और रूट a प्लस रूट बी। इसका मान हमेशा होता है 4 रूट a रूट b अपॉन a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने यूज करा, कहां दिक्कत है। ये आपका 4 हो गया, रूट ए जो ये 3 है और ये 2 रूट 2 है और a माइनस बी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a माइनस बी एक्चुअली में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ही तो है, तो यहां 9 माइनस 8 1 हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट लिखो आप, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और अब जो बचा है इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, 4/8 1/2 और ये देखिए 2 रूट 2 होता है, 2 से कट गया 4 बार तो रूट 2/4 2 रूट 2 ये। और ये आप देख लीजिए कितना हो गया, 4 3 12 24 24 रूट 2। यही होगा। ये आपका 1/2 है ना, एजिटी रहने दो और इसको ऐड कर लो। ये देखिए 24 96 96 97 97 रूट 2/4। देखो देखें ये आएगा क्या। आपके पास आ गया 1/2 और प्लस 97/4 और अंडर रूट 2। मैं अब आपसे कह रहा हूं कि ये आपका a है और ये आपका b है, बस ये मान इसमें रखना है, सोल्व कर दीजिए। ये लीजिए 3a प्लस 4b, तो 3a तो कितना हुआ 3/2, क्योंकि 1/2 है ना a, तो 3a 3/2 और ये कितना हो गया 97/4 है, 4b कितना हुआ तो ये 97 हो गया। जोड़ना है तो ये 1.5 हो गया यानी 98 और ये आधा। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही। अब यहां से आ गया आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस फॉर्म में, क्योंकि इसको सोल्व करते करते आप इस फॉर्म में पहुंच जाओगे। तो ये हुआ a प्लस और ये b रूट 2 हो गया, तो a का मान ये हो गया, b इससे कंपेयर करना आपको लास्ट में। आपको यह देखना है कि इसमें रूट 2 का गुणांक क्या है, सिर्फ ये देखना है रूट 2 का गुणांक क्या है, वो आपका b हो जाएगा, वो आपका b हो जाएगा। और रूट 2 के अलावा टर्म क्या है, वो आपका a हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी इसको करने की कोशिश करें
तो देखिए 4/8 a का मान तो डायरेक्ट यहीं से पता चल रहा है 1/2 है। और √2 का गुणांक देखो यहां पर है, √2 का गुणांक ध्यान दीजिए ये आपका 2√2 है, तो √2 का गुणांक 1/4 है, तो 1/4 तो ये हुआ, और यहां पर देखिए 24 ये हो गया, ये आपका बी का मान हो गया 97/4 डायरेक्ट। देखो आपको ये तो पता करना है कि इसको सोल्व करके और √2 का कोफिशिएंट क्या है और ये रेशनल नंबर क्या है। तो 4/8 ये तो 1/2 दूर से दिख रहा है, ए का मान तो 1/2 हो गया। अब √2 का गुणांक कौन सा हुआ, देखिए 24 तो ये हो गया, और ये 1/4 ये हो गया, 1/4 प्लस 24 ये देखिए 97/4 ही आ रहा आपका ये सारा। और फिर ए और बी जैसे आपने कैलकुलेट कर लिया इसमें रख दो, इसको आगे सोल्व कर दिया जैसे मैंने सोल्व किया, आंसर आ गया आपके पास 90.5। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 61। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत ये है, तो बताओ संपत्ति के 45% की कीमत क्या है। देखिए इसने क्या कहा है कि कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का 2/3 अनुजा के पास है। समझिए इस चीज को, कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का 2/3 अनुजा के पास है, अर्थात प्रॉपर्टी अगर 3 है ना तो अनुजा के पास तो सिर्फ 2 ही है। ये टोटल प्रॉपर्टी है, इसमें अनुजा के पास 2 इकाई है, 2/3 का मतलब ये हुआ 3 में से 2 है, और इसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका 30% की कीमत यह है। अब बताओ इसका 30% कितना, 0.6 हो गया, इसका 30%, इसका 30% 0.6 है, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30% की कीमत ये, यानी इसका मान आपको दिया है 1,25,000 रुपए। ठीक है, देखिए टोटल प्रॉपर्टी 3 थी जिसमें अनुजा के पास 2 है, और 2 का 30% ये है जिसकी वैल्यू ये है। तो इससे पहले तो आप 3 का मान ज्ञात करो, टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये देखिए मैं यहीं से बता रहा हूं, टोटल प्रॉपर्टी 3 का मान, अब मैं कह रहा हूं 5 से गुणा करने पर यह चीज आ जाएगी क्या, आप इसको 5 से गुणा करो तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, ये लीजिए, ये है टोटल प्रॉपर्टी। अरे भाई 0.6 का मान ये है ना, तो इसको 5 से इधर से भी गुणा कर दो, इधर से, ये तो 3 हो गया, टोटल प्रॉपर्टी हो गई, ये आपका ये हो गया। अब ये कह रहा है कि बताओ इसका 45% कितना है, इसका 45% कितना है, तो ये हो गया 45% का मतलब 9/20 हुआ। देख लो आप 9/20। अब आप 0 भी काट दो और इसका आधा कर लो, और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यह हो जाएगा आपका 31250, और इसको 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9 5 45, 4 9 9 18, 4 22, 2 9 2 11 1 27 1 28। ये लीजिए, ये आंसर होना चाहिए इसका 2,81,250, 2,81,250, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर। आपको कुछ नहीं करना, 2/3 प्रॉपर्टी इसके पास है अनुजा के पास, यानी प्रॉपर्टी 3 है ना तो इसके पास 2 ही है। अब 2 का 30% ये हो गया, ये यहां पर इसका 30%, ये डायरेक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। 10% 0.2 हो गया तो 30% 0.6 हो गया। इसकी कीमत ये है, तो इसको 5 से गुणा करके पहले 3 का मान ज्ञात कर लो, और इसका 45% बताना आपको, इसका 45% कैलकुलेट करना है।
अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 62। एलिगेशन का क्वेश्चन है। देखो आप, 42 रुपए पर केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को 50 रुपए पर केजी वाले 7.5 केजी के साथ मिक्स करना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को अगर इस रेट से बेचें तो 18% का लाभ प्राप्त किया जा सके। सिंपल सा क्वेश्चन। दो प्रकार के चावल हैं, एक तो 42 के भाव का, दूसरा 50 के भाव का। 42 के भाव का और दूसरा 50 के भाव का। ये कह रहा है कि ये तो 7.5 किलो हैं, ये कितने हैं? दो प्रकार के चावल हैं, दोनों का प्राइस आपको दिया है 42 और 50। अब ये कह रहा है कि इनके 7.5 किलो चावलों के साथ ये कितने किलो चावल मिलाए जाएं कि इनको इस रेट से बेचा जाए तो इतना प्रॉफिट हो जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार के लिए इस क्वांटिटी को छोड़ दीजिए आप और सिंपल रेशियो कैलकुलेट करो कि किस रेशियो में इनको मिक्स करके इस भाव से बेचा जाए कि 18% लाभ हो जाए। आप इस भाव से ये बेच रहा है, इतना लाभ है, तो आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करोगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 53.1 इंटू 100/118। सेलिंग प्राइस से कोट प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका कई तरीकों से ज्ञात होता है। 118 का मान है, 100 का मान बता दो। मैंने दैट फॉर्मूला यूज करा है कि ये सेलिंग प्राइस है, इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये हुआ सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। और इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो ये देखिए, आप पॉइंट को हटाओ पहले, तो ये 10 हो गया और 10 में भी 2 से काटेंगे 5, तो ये हो गया 59 और 59 से इसको काट दो, 9 बार कटेगा, 9 इंटू 5 45 रुपए हो गया, ये 45। और अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एलिगेशन का रूल। ये कितना हुआ? 3 और ये हो गया 5। 5-3 का रेशियो है। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये तो 7.5 है, ये तो 7.5 है, बताया इसने। अब इसको काम में लीजिए, 7.5। अब 7.5 में 3 का भाग है, 2.5 से गुणा करना पड़ा, तो फिर तो आप इसको भी 2.5 से गुणा कर दीजिए। कितना होगा? 12.5 केजी। यानी इसके 7.5 किलो के साथ में इसका 12.5 किलो आपको मिक्स करना होगा। ये इसका आंसर है। बयालीस के भाव का चावल है, ये 50 के भाव का चावल है, ये 7.5 किलो है, तो इसके 7.5 किलो के साथ में ये कितना मिक्स करें? तो आप पहले रेशियो पता करो कि किस रेशियो में मिक्स करें। इसके लिए एलिगेशन यूज करो। तो 42 50 और ये सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करोगे, ये 45। 5-3 के रेशियो में लाओ। अब 3 का मान ये 7.5 बता रहा है, 7.5 को 2.5 से गुणा करना पड़ा ना, 3 का भाग दे दो, ये 7.5 2.5, तो 2.5 से इसको गुणा कर दो, 2.5 से गुणा करोगे जब 5, तो ये आपके पास आ जाए 12.5 किलो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 63। तीन पुरुष 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष 4 महिला 7 दिन में, जबकि 2 पुरुष 1 महिला इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 7 महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा? मैं कह रहा हूं आप पुरुष और महिला का वर्किंग इफिशियंसी का रेशियो कैलकुलेट कर लो, और वो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है किस तरीके से। इस 7 को 3 पुरुषों से गुणा करो, तो ये तो हुआ 21, ये तो हुआ 21 पुरुष। ध्यान दीजिए, 3 पुरुष हैं, 7 से गुणा किया, 7 × 21, और इस 14 को इस 2 से गुणा करो, तो ये हो गया 28। ठीक, ये 28 पुरुष। बताओ दोनों का डिफरेंस कितना? 7 पुरुष। तो आप डायरेक्ट लिखिए 7 पुरुष बराबर, इस समय को आप यहां से गुणा करोगे, इस समय को आप यहां से गुणा, दोनों का डिफरेंस लिखना है।
ऐसे महिलाओं के लिए ये देखिए 28 महिलाएं हैं, 7 चौक 28, जबकि यहां 14 महिलाएं हैं। तो 28 14 में 14 का डिफरेंस हुआ। आप कह सकते हो M इज इक्वल टू 2W। आप कह सकते हो एक पुरुष की कार्यक्षमता 2 इकाई पर डे है, एक महिला की कार्यक्षमता 1 इकाई पर डे। पुरुष की कार्यक्षमता 2 इकाई और महिला की कार्यक्षमता 1 इकाई, अर्थात एक पुरुष एक दिन में 2 इकाई काम कर सकता है, एक महिला एक दिन में 1 इकाई काम कर सकती है। अब सबसे पहले टोटल वर्क देखो। अब टोटल वर्क कैसे देखोगे? भाई 3 पुरुष है तो एक पुरुष 2 इकाई करेगा, तो 3 पुरुष 6 इकाई, तो 6 तो ये हो गया, और एक महिला 1 इकाई, तो 4 महिला 4 इकाई, तो ये तो हो गया 6 4 10, 10 इकाई काम पर डे होगा, तो 7 दिन में 70 इकाई काम हो जाएगा। 7 दिन में 70 इकाई। देखिए एक बार फिर कह रहा हूं, एक पुरुष 2 इकाई काम करता है तो 3 पुरुष 6 इकाई काम करेंगे। क्योंकि देखिए आप यहीं लिख लीजिए इसको, ये तो पुरुष तो कितने हैं 3 और महिला कितनी हैं 4, तो पर डे कितना काम हुआ 10, और टोटल 7 दिन में काम हुआ, तो कार्य हुआ 70 इकाई। ये आप कर दीजिए 70। अब 70 इकाई काम को अगर 7 महिलाएं करें, तो एक महिला एक दिन में 1 इकाई काम करती है, 7 महिला 7 इकाई काम करेंगे, 10 दिन हो गया। ये आंसर 10 दिन। सेकंड ऑप्शन। टोटल वर्क के लिए सबसे पहले तो देखिए ये चीज आप कैलकुलेट करो, एक पुरुष एक दिन में 2 इकाई काम करेगा, एक महिला 1 इकाई काम करेगी। अब टोटल वर्क कहां से कैसे कैलकुलेट करोगे? भाई 3 पुरुष हैं तो 6 इकाई, तो ये हो गया, 4 महिला 4 इकाई, 6 4 10 इकाई एक दिन में होगा, 7 दिन में काम पूरा हुआ, तो 70 इकाई टोटल काम हो गया। अब 70 इकाई काम को 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? क्योंकि महिला एक दिन में 1 इकाई काम ही करती है, तो 7 महिलाएं 7 इकाई काम कर देंगी एक दिन में, और 70 इकाई काम करना, तो 70 में 7 का भाग दिए, 10 दिन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है कि x और y 3:5 के रेशियो में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद x अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है, y अपनी पूंजी में से 60% विड्रॉ कर लेता है। ये कह रहा है कि 6.84 लाख रुपए के वार्षिक लाभ में x का हिस्सा क्या है? आप तो ये बताओ, शुरू में x ने कितने रुपए लगाए? 3। x ने 3 रुपए लगाए शुरू में। कितने महीने तक? 5 महीने तक। प्लस फिर x ने 50% पूंजी और जोड़ दी। अब 3 का 50 में 1.5 रुपया होता है, तो 1.5 रुपया और जोड़ दिया, 4.5, यानी 9/2, 4.5 कह दीजिए आप तो। और ये रहा बाकी 7 माह, 7 5 पूरे 12 महीने का ये हो गया। ये लीजिए, ये तो हुआ x का पूंजी इंटू समय। 3 रुपए 5 महीने तक, और फिर 1.5 रुपया और लगा दिया, क्योंकि x ने 50% पूंजी ऐड करी। 3 रुपए पहले से ऐड कर रखी है, तो इसका 50% कितना हुआ? 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया और, यानी 4.5 रुपए ये हो गया। दूसरा, y ने 5 रुपए लगाए थे शुरू में, 5, और ये 5 महीने तक रहे। 5 महीने बाद में इसने 60% पूंजी, 60%, अब 5 का 60% होता 3, तो 2 रुपए बचे, और 2 रुपए रहे से 7 महीने तक। ये लीजिए, ये y का पूंजी इंटू समय हो गया। देख लीजिए, देखिए कितना हुआ। ये 15 दूनी 30, और ये 9 7 63, और बट्टे 2, जबकि ये हो गया आपका 25 और 14 39। यह आपका हो गया 30 और 63 93, और यह हो गया 78। इस रेशियो में इस लाभ को बांटना है, इस रेशियो में इस लाभ को बांटना है।
और बताना एक्स का हिस्सा। ये देखिए एक्स का हिस्सा कितना हुआ 93, टोटल करके देख लीजिए 8 3 और 11 16 1 17 और इनटू, और ये देख लीजिए 6.84 सोल्व करना है। पॉइंट हटाओगे 00 और ये इससे कट गया 4 बार, 4 से कट गया ये 25 बार, 25 का भाग दे दीजिए आप। पचहत्तर हो गया, 18 बच गया, 180, 7 और 2, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए। निश्चित रूप से कैलकुलेशन ठीक ठाक है। मैंने क्या किया, एक्स ने शुरू में 3 रुपए लगाए, 3 रुपए 5 महीने के लिए, और फिर 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का 1.5 गुना, तो 3 का 1.5 गुना 4.5 हो गया, बाकी 7 महीने के लिए। ये कैपिटल इनटू टाइम किसके लिए हो गया, एक्स के लिए। फिर वाई के लिए 5 रुपए इसने इन्वेस्ट किया था 5 महीने के लिए, उसके बाद में 60% पूंजी इसने विड्रॉ कर ली। 60%, 5 का 60 में 3 रुपए, तो 2 रुपए और बचे, बाकी 7 महीने के लिए। अभी आपका कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो आ गया। ये वो रेशियो है जिसमें प्रॉफिट को आपको बांटना है। तो इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटोगे तो एक्स का हिस्सा बताओ, तो 93 बटे टोटल 171, और ये 6 सोल्व कर दीजिए, आपके पास 3.72। इस तरीके से ये प्रॉफिट प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, ए और बी की मासिक आय 3:5 के रेशियो में है, उनकी बचत 2:3 के रेशियो में। ये कह रहा है कि बी की इनकम ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। बताओ ए और बी के खर्चे का रेशियो क्या है। देखिए क्या कह रहा है, पहले बात करें इनकम की। क्या रेशियो बता रहा है, 3:5 का रेशियो। बचत का रेशियो भी बता रहा है, बचत का रेशियो क्या है, 2:3 का। अब इसने एक बात कही है, उसको नोट करिए कि बी की जो इनकम है ना, ए की बचत का 3 गुना है, यानी ये राशि इसका 3 गुना, ये राशि इसका 3 गुना, जबकि यहां तो ऐसा नहीं है। अब ये राशि इसका 3 गुना बता रहे हैं ना, तो इसको 6 से गुणा करके 30 बना दो, और इसको 5 से गुणा करके 10 बना दो। अब देखो देखें 3 गुना नहीं होगी क्या ये, लेकिन फिर तो 6 से इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा आपको, और 5 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा। और अब डायरेक्ट आप घटाकर खर्चे का रेशो बता सकते हो। 36 में से 10 घटाओगे 8, और यह आपका 30 में से 15 घटाओगे 15, 8 15 का रेशियो। इसने कहा है कि बी की जो इनकम है ए की बचत का 3 गुना है, तो 3 गुना डायरेक्ट तो 3 गुना नहीं दिख रहा है, ये वैसे 2.5 गुना है। तो आपको 3 गुना बनाने के लिए इसको तो आप 30 बना लो, इसको 10 बना लो, बनाया जा सकता है। 6 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो पूरा रेशियो गुणा होता है, इसलिए ये भी 5 से गुणा होगा, इधर ये 6 से गुणा। बस डिफरेंस देखना है, आय में से बचत घटाओगे, खर्च आएगा 8 15 का रेशियो। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा।